हम लोग अभी कार्यपालिका शक्ति देख रहे हैं, कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं जो भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है। और कार्यपालिका में जो सबसे प्रमुख है वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग क्या देखा था, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक किसकी चर्चा है, राष्ट्रपति की चर्चा है। और हर अनुच्छेद आपको पता है। अब देखिए अगला जो सेक्शन है वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम लोग कई भागों में बांटते हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, फिर वीटो शक्ति और क्षमादान शक्ति। यानी राष्ट्रपति के शक्तियों को हम लोग कई भागों में बांटते हैं, कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, फिर सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वीटो शक्ति और क्षमादान शक्ति। कार्यपालिका शक्ति जो काम लागू होता है, जो भी कार्यपालिका का काम क्या है, काम को लागू करना। विधायिका शक्ति जो कानून बनाने से संबंधित जो भी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। वित्तीय शक्ति यानी वित्त के मामले में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति है। सैन्य शक्ति सेना के मामले में क्या शक्ति है। आपातकाल में कौन सी शक्ति आती है, वीटो शक्ति यानी किसी भी विधेयक को रोकना या पास करना, ये शक्ति कहलाता है। और अंत में क्या है, क्षमादान शक्ति। तो इतने शक्तियों की हम लोग चर्चा करेंगे और सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति है, तो कार्यपालिका शक्ति यानी आपको पता है राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र प्रमुख है और कार्यपालिका प्रमुख भी है। यानी भारत में जो भी काम होता है वो किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका प्रमुख है। भले ही वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है या मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन ऑफिशियली या रैंकिंग के हिसाब से सर्वोच्च कौन है, राष्ट्रपति ही है। तो कार्यपालिका शक्ति में कई भाग में देखते हैं। ये सबसे पहली जो पावर है इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। जैसे एक बार एक सवाल आप हमें बता दीजिए, सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ए राष्ट्रपति, बी जनता, सी जो राजनीतिक दल के अध्यक्ष, राजनीतिक दल के अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए, क्यों जनता नहीं करता है, किसको, सांसद को। देखिए हम लोग सांसद को चुनते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। जब भी अजय मान अभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो क्या आपने उसे सीधे प्रधानमंत्री तब चुना, हमने उसे सांसद के तौर पे चुना। जनता सांसद को चुनती है और उस सांसद में से कोई नेता बनता है जिसका नाम किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उनको नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति करते हैं। यानी मंत्री की नियुक्ति होगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री सलाह पे। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति हो गया राष्ट्रपति के द्वारा, अब प्रधानमंत्री लिस्ट भेजते हैं, जो इसको गृह मंत्री बनाना है, इसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, इसको बनाना है, उसके बाद राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह के बाद करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह के बाद करते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। प्रसाद पर्यंत भाई उन्होंने नियुक्ति किया है तो उनका अधिकार है नहीं, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो कहने को बना हुआ रहता है। लेकिन रियल में क्या है? जिसको विश्वास प्रस्ताव पारित, जिसका विश्वास होगा यानी फुल बहुमत होगा, वो प्रधानमंत्री बना रहता है। प्रसाद पर्यंत मतलब उनके अधीन रहता है, उनके खिलाफ नहीं जा सकता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना इस कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। इसी में जो अनुच्छेद चौथा, ये क्या अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति कभी भी मंत्रिपरिषद के कार्यों की सूचना मंगवा सकता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, इनका कहना क्या है? आपको पता है सारे कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होते हैं? राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। तो राष्ट्रपति का काम क्या है? भाई सब पे नियंत्रण रखना। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है? मंत्रिपरिषद, जिसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति को इतनी शक्ति है कि जब चाहे तब प्रधानमंत्री और या मंत्रिपरिषद से ये पूछ सकता है जो आप कौन सा काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये अधिकार उसको कहाँ मिला है? अनुच्छेद 78 के तहत संवैधानिक अधिकार है। राष्ट्रपति को ये पूर्ण अधिकार है, वो जब चाहे तब प्रधानमंत्री से उनके कार्यों की सूचना मंगवा सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है जो अगर सूचना मांगाएगा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस संविधान में उनको शक्ति मिली है। तो ये सब उनका क्या है? राष्ट्रपति का कार्यपालिका का काम है। जब मान चलिए मेरे एक सिंपल सी बात समझिए, आप लोग मेंबर हैं मेरे नाम से काम कर रहे हैं, पर हमें जानने का अधिकार है ना कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। आप पता है मेरे नाम से काम कर रहे हैं, हमें को नहीं पता हो, ऐसा हो सकता है कभी? तो राष्ट्रपति सूचना मंगवा सकता है। इसके अलावा जो है अगला पॉइंट जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। गठन कर सकता है यानी याद रखिएगा अनुच्छेद 263 के तहत क्या कर सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद गठन सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक परिषद बना सकता है अगर विवाद हो तो। जैसे मान के चलिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किसी चीज़ को लेकर के विवाद हो रहा हो, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकती है ताकि तीनों राज्य के मुख्यमंत्री या अधिकारी मिले और आपस में प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
अंतर्राज्य क्या है? दो से या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन, ताकि विवाद को कम किया जा सके। कई सारी समस्याएं होती है। अब इसे मान चले बिहार के लोग यूपी काम करने जा रहे हो, वहाँ उसको पीटा जा रहा हो, तो उस स्थिति में क्या होता है? जो समस्या होती है ना, आगे फिर वो अगर हम लोग पीटेंगे, ये जाके दो लोग पीटेगा। तो ऐसी स्थिति में बाकी जो नदी का बंटवारा लेकर समस्या होता है, पानी का बंटवारा लेकर समस्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बंटवारा समस्या होता है। तो ऐसे दूर करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? ये गठन करता कौन है? राष्ट्रपति। यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जा सकता है। और ये गठन कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इनका उद्देश्य क्या होता है? जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए इस परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो अगला काम है, बताइए और क्या क्या काम हो सकता है कार्यपालिका शक्ति? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया करता है। वित्त आयोग का वित्तीय शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन ये आयोग का गठन, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्य की नियुक्ति, ये कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है। वित्त आयोग में वित्त कार्य में क्या देखेंगे? बजट उसके अनुमति से पेश होता है, धन विधेयक उनके अनुमति से पेश होता है। यहाँ पर क्या वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं, यानी इनका अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन मतलब क्या? इनमें जो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और आपको पता है वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा कितना हो उसका बांटना। अब केंद्र सरकार जो पैसा वसूलती है लोगों से, तो उसमें राज्यों का भी हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? अब कितना हिस्सा होगा ये कौन तय करता है? वित्त आयोग। और प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत। और ये गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। बाकी जो वित्त आयोग पे एक टॉपिक ही चलेगा, जब हम लोग आयोग पढ़ेंगे, संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझिए, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। पहले यहां तक लिखिए। अगला जो है 7वां पॉइंट, जो भी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? राष्ट्रपति के अधीन होता है। यानी इसका अर्थ है जो भी अगर एससी से या एसटी से संबंधित जो भी प्रावधान होगा, वो सारी शक्तियाँ किसके अंदर में है? राष्ट्रपति से। वो किसी भी क्षेत्र को एससी क्षेत्र या एसटी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। यानी ये शक्ति किसको है? केवल राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को यह शक्ति नहीं है। अगर ऐसा लगे कि भाई ये क्षेत्र में एससी या एसटी की बाहुल्यता है, यहाँ इसकी आवश्यकता है, एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है, तो ये सारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन किसके अधीन है? राष्ट्रपति के अधीन है। वो कभी भी किसी भी क्षेत्र को एससी या एसटी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है। वो भी लिखते हैं कभी किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी घोषित कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसी का फायदा उठाते हुए 65वां संविधान संशोधन किया गया था। कब? 65वां संविधान संशोधन 1990, यानी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए। और इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति ने एक आयोग बनवाया जिसका नाम था राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, यानी 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा एक नया आयोग बना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। और इसकी चर्चा किसमें कर दी गई? अनुच्छेद 338 में। यानी अनुच्छेद 338 के तहत एक नया आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जिसका काम था जो भी जनजाति हो या जाति हो इसका विकास करना, इसको शोषण से बचाना। ठीक है, कई प्रकार के शोषण होते थे, सामाजिक शोषण होता था, आर्थिक शोषण होता है, सबसे बचाने की जिम्मेदारी किसमें दी गई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। ठीक है, और इसकी चर्चा किसमें कर दी गई? अनुच्छेद 338 में। तो ये बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है कि वैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था उन संस्था को कहते हैं जिनकी चर्चा किसी अनुच्छेद में है। तो इनकी चर्चा 338 में कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? संवैधानिक है। वित्त आयोग संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि उनकी चर्चा 280 में की गई। आगे चल करके क्या किया? लेकिन पहले दोनों एक ही में था, 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। फिर आगे चल करके आया 89वां संविधान संशोधन 2003। अब इसमें दोनों को अलग कर दिया गया। यानी अब क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी पहले दोनों एक ही में था, अनुच्छेद 338 में। अब क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 338 में किसको डाल दिया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। यानी अब ये अनुसूचित जाति के लिए अलग कर दिया गया। कब? 2003 में। और अनुच्छेद 338 के ए में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। पहले क्या था? जब 90 में गठन हुआ तो दोनों एक ही था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोनों को अलग कर दिया गया। अब जो है अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और अनुच्छेद 338 ए में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इनका काम है एससी से संबंधित सब मामलों को देखना, और इनका काम है। और आगे चल करके एक और अनुच्छेद जुड़ा, कब? इसको देखिए, 102वां संविधान संशोधन 2018, और इसे एक नया बना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 338 का बी। अब देखिए तीन चीजें, 338 का में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। 338 ए में क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग। और 338 बी में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये तीनों क्या है? संवैधानिक तो देखिए, ये 65वां संविधान संशोधन था, ये 89वां संविधान संशोधन है, और वो कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन है। और तीनों जो आयोग है, तीनों आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 सदस्य। चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग हो या अनुसूचित जनजाति आयोग हो या पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चारों में कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 4, और इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति।
ठीक है। तो ये इनका कार्यपालिका शक्ति है। किसी भी अधिकारियों की नियुक्ति करना इनका क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। इनके अलावा कई और नियुक्त किए जाते हैं। किनकी किनको नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम, ऐसे लिख दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं। इन तीनों आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा किन की नियुक्ति करते हैं? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें जितने भी जज हैं, चाहे वो मुख्य जज है या अन्य जज, सबकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इनके अलावा आप देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य। इसके अलावा महालेखा परीक्षक यानी कैग। इनके अलावा किनकी नियुक्ति करते हैं बताइए? राज्यपाल, उपराज्यपाल, महान्यायवादी एवं अन्य आयोग जो मुख्य सूचना आयुक्त हो गया, ये सब हो गया, सबकी नियुक्ति यही करते हैं। तो मेन आपको याद रखना है ये सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होते हैं। ये सब इसका क्या है? सदस्यों की नियुक्ति करना, यही सब आगे चल के काम करेंगे ना। लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखिएगा ये सब नियुक्ति के द्वारा, और ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ऑन कीजिएगा। ठीक है। विधायी शक्ति। अभी तक हम लोग कार्यपालिका शक्ति देखे हैं। अगला सेक्शन क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी यानी मतलब कानून बनाने से संबंधित कौन कौन सी शक्तियाँ उनके पास है। देखिए, आपको पता होगा जो संसद जो होता है, संसद 3 चीज से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और आपको ये पता है कोई भी विधेयक, अधिनियम कब बनता है? जब संसद से पारित होता है। संसद से पारित होने का मतलब है इस तीनों जगह से, यानी संसद से पारित होने का मतलब है उसे लोकसभा से भी पारित होना पड़ेगा, राज्यसभा से भी पारित होना पड़ेगा और राष्ट्रपति से भी पारित होना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई विधेयक क्या बनता है? अधिनियम। तो सबसे पहले तो विधेयक और अधिनियम समझिए। विधेयक एक प्रकार का प्रस्ताव है, ठीक है, और जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो विधेयक क्या है? विधेयक जैसे मान लीजिए किसी मंत्री ने कोई विधेयक रखा जो ऐसे से हम कानून बनाना चाहते हैं, तो विधेयक पहले या तो लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। दोनों जगह से पारित होने के बाद सहमति किसकी होती है? राष्ट्रपति की। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद
राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है, तब वो विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम। अधिनियम यानी कानून। तो देख, कानून बनाने में राष्ट्रपति का शक्ति है कि नहीं? क्या बिना राष्ट्रपति के कोई कानून बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, कि जब राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो कब संसद पूरी तरह से उसको कन्फर्म नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति सबसे प्रमुख है किसी भी कानून को बनाने में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कोई विधेयक अंततः क्या बनता है? अधिनियम बनता है। ये तो पहली शक्ति हो गई। उसके बाद क्या है, आपको पता होगा जब संसद होता है इसमें 3 सत्र होते हैं। संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। यानी कौन कौन सा सत्र होता है? एक होता है बजट सत्र, एक होता है मॉनसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। सबसे पहले सत्र, सत्र मतलब बैठक, यानी संसद में 3 बार बैठक होती है। एक होता है बजट सत्र जो 1 फरवरी से शुरू होता है और 1-1.5 महीने चलता है। दूसरा होता है मानसून सत्र जो भी बरसात के समय में शुरू होगा, इसलिए मानसून नाम दिया गया। और एक होगा कब? शीत, यानी फिर नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र। सत्र मतलब बैठक। तो संसद में 3 सत्र होते हैं। अब यहाँ चर्चा क्यों की है? अब ये सत्र बुलाना है, तो सत्र बुलाने की जिम्मेदारी किसको है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है जो सत्र का आह्वान कर सकता है। क्या कर सकता है? यानी सत्र को बुला सकता है, ठीक है। सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान मतलब कर सकता है, यानी सत्र को समाप्त कर सकता है कि नहीं? जिस सत्र बुला सकता है तो सत्र समाप्त करने की भी शक्ति होगा ना। सत्र को बुलाने, बैठक को बुलाने की शक्ति किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब चाहे तब सत्रावसान कर सकता है, यानी सत्र को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा तीसरा शक्ति जो है, अब वो क्या करते हैं? लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। विघटन कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? लोकसभा समाप्त कर सकता है कि नहीं वो? भाई आपको पता है पहले लिखा चुके हैं, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री इनकी प्रसाद पर्यंत पर रहता है, तो जब चाहे तब उसको समाप्त कर सकता है। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। अभी देखिए, तो यहाँ लिखने का मतलब क्या है? जब मान ली कोई सरकार बना और उसे बहुमत नहीं है, तो अपने आप वो नहीं हटेगा, राष्ट्रपति उनको हटाएंगे। राष्ट्रपति उन्हें समय देते हैं, भाई इतना समय दिए हैं, आप उस समय तक हमें बहुमत सिद्ध करके दे दिए, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। जैसे मान चलिए अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट चाहिए, किसी भी पार्टी को 272 ना मिला हो, कोई 260, कोई 255 ले आया, एनडीए ले आया 260 और कांग्रेस ले आया 255, तो सरकार बनाए कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति उनसे किसी एक को कहेगा भाई आप सरकार बनाइए, हम आपको 15 दिन 20 दिन या महीना भर का समय देते हैं, हमें 272 पूरा करके दे दीजिए, अगर नहीं होगा तो हम आपको हटा देंगे। तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यानी राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। राष्ट्रपति सत्र का अवसान भी कर सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब सत्र को समाप्त कर सकता है और जब चाहे तब सत्र को बुला सकता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं हो तो राष्ट्रपति जिसे भी चाहे उसे अध्यक्ष बना सकता हो। यानी अगर ऐसे लिख सके, लोकसभा एवं राज्यसभा में के अध्यक्ष पद की रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यक्ष को नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्त कर सकते
तो यहाँ देख रहे हैं विधायक शक्ति में क्या है, कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनता है, जब तीनों से पारित होता है तब, तो बिना राष्ट्रपति तो होने वाला ही नहीं। दूसरा, सत्र का आह्वान भी कर सकता है, यानी सत्र को बुला भी सकता है, सत्र यानी बैठक, सत्र का अवसान भी कर सकता है, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, यानी लोकसभा को समाप्त कर सकता है, फिर से चुनाव करवा सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष ना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी को अध्यक्ष बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है जो लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर के मतभेद है, तो दोनों का संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा की और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यानी किसी कारणवश अगर लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो गया तो दोनों को एक जगह बैठा करके चर्चा कर सकता है। लेकिन ये कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। और जब दोनों एक जगह बैठेंगे तो अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष की राज्यसभा अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष। और लिखिएगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता या संयुक्त बैठक का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है? और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है अनुच्छेद सहित, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 123। इसके द्वारा क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश। देखिए अध्यादेश क्या है ऐसे समझिए। आपको पता है कानून बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है, और जब वो साइन कर देते तो कानून बन जाता है। लेकिन बाई चांस मान के चलिए सत्र तो 3 ही होता है, अभी मान चलिए ना लोकसभा सत्र चल रहा है और ना ही राज्यसभा सत्र चल रहा है, अभी बैठक नहीं चल रहा है, और अचानक हमें किसी कानून की जरूरत पड़ गई, तब क्या होगा? तो क्या सत्र बुलाएंगे? भाई सत्र बुलाएंगे, दोनों में बहस होगा, पारित होगा, महीना 2 महीना लग जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो फिर फायदा क्या हुआ? तो ऐसी स्थिति में जब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है, यानी राष्ट्रपति कोई कानून बना देता है। ठीक है, कानून बना देता है, और वो कानून बिना पारित अगर नहीं हुआ तो 6 महीना तक लागू रहता है। ठीक है, और जैसे ही नया सत्र शुरू होगा तो उसको 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदन से पारित कराना पड़ता है। जैसे अभी राष्ट्रपति, देखिए कोई भी अगर सत्र शुरू होता है, चाहे वो हर साल शुरुआत होगा, सत्र का शुरुआत होगा, यानी बजट से शुरू होता है, तो हर वर्ष जो सत्र की शुरुआत होती है वो किसके भाषण से शुरू होती है? यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रत्येक वर्ष सत्र की शुरुआत होती है, यानी हर वर्ष जो नया सत्र शुरू होगा वो किसके भाषण से शुरू होगा? राष्ट्रपति। यानी पहले राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, उसके बाद नया सत्र की शुरुआत होती है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रत्येक लोकसभा के गठन के बाद पहला सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है, यानी देखिए जैसे नया सरकार बना
तो सरकार बना मई जून में, पहली बार जो बैठक होगी तो पहले राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं ताकि ये पता चले सरकार की क्या विचारधारा है। वो भाषण भी मंत्रिपरिषद ही लिख के देते हैं, अपना पक्ष रखते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और हर साल जो शुरुआत होगा फरवरी के महीने में, तो उसकी शुरुआत कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये है राष्ट्रपति का विधायी शक्ति, यानी विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति सत्य का आप आह्वान कर सकते हैं, यानी आप ऐसा कर सकते हैं सत्य की